सबसे पहले बात बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की, जिनके चुनावी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। 1 दर्जन रैलियां वो इन चुनावों में करेंगे, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, 12 रैलियां करेंगे। ये अद्भुत नजारा है। अरे तुमने तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया। भाई और बहनों, आज आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सुशासन है, बिहार का बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप अपने आसपास देखिए, गंगा जी हो, कोसी हो या फिर दूसरी नदियां, आज जगह जगह पुल बन रहे हैं। नदियों पर पुल बहुत कम होने की जो बिहार की सदियों पुरानी समस्या रही है, वो अब सुलझ रही है। नमस्कार। कुछ कहने से पहले बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मानवता की रक्षा करने में अगर भारत का संविधान अगर सक्षम नहीं है, तो इस संविधान को समाप्त कर देने में आपत्ति क्या है? याद होगा आप सभी को कि मार्च जैसे अंतिम पायदान पे चढ़ा, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने एज अ प्रधानमंत्री, यानी कि इस संविधान के तहत जो प्रधानमंत्री बने भारत के, वर्तमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। पहले थाली, ताली, मोमबत्ती, टॉर्च वगैरह वगैरह के माध्यम से कोरोना को भगाया। जब ये सारे तंत्र विद्या उनके फेल हो गए, तो उन्होंने इस संविधान में वर्णित उनके पावर आपातकाल की घोषणा इस देश में कर दी, जिसे लॉकडाउन का नाम दिया गया। यह लॉकडाउन हम जैसे नवयुवकों के लिए तो आपातकाल ही जैसा रहा है, क्योंकि हमने आपातकाल इंदिरा गांधी का नहीं देखा था। तो हम लोगों ने लगभग 6 महीने आपातकाल देखा और लगातार अब भी देखते आ रहे हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो इस बात के लिए जो मैंने पहले ही कहा है कि अगर भारत का संविधान मानवता की रक्षा नहीं कर सकता, तो इस संविधान का होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता है। जिस समय भारत के सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी
चुनावी जनसभा की तैयारी कर रहे थे, जब कोरोना काल का महा तांडव चल रहा था, तब यह संविधान कहीं सो गया था। चुनाव आयोग सिर्फ बूथों पे ही नियमावली के तहत दिखी, लेकिन चुनावी रैलियों में कहीं कोरोना काल नहीं दिखा, चाहे वो प्रधानमंत्री का चुनावी सभा हो या किसी भी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता का जनसंपर्क। सारी ताकतें, सारी शक्तियां चुनाव आयोग ने अपनी चाटुकारिता और दलाली में लगा दी। इसका सीधा सा प्रमाण यह है कि रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ और उन्हें बुलाने वाले तंत्र किसी भी माध्यम से आए हों, लेकिन चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे, चुनावी स्टार प्रचारक के आगे नतमस्तक रही, गुलाम बनी रही। नरेंद्र मोदी जब यहां प्रचार कर रहे थे, तब चुनाव आयोग मदमस्त नींद ले रही थी, और जिस समय वो यहाँ पे चुनावी रैलियों में घूम रहे थे, उस समय यहाँ किसी को जिंदा जला दिया गया। जब नरेंद्र मोदी यह कह रहे थे कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, मातृभूमि है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें, उस समय इसी लोकतंत्र की धरती वैशाली पे किसी को जिंदा जला दिया गया। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किस जाति से था, किस धर्म से था, कैसे मरा, कैसे जिया। मतलब इतना है कि कहा जाता है चुनाव आयोग जैसी ही आचार संहिता लगाती है, उसके हाथ में पूरी प्रशासनिक क्षमता, पूरी ताकत उसमें समाहित हो जाती है। तो क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया, जब उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया, वही प्रधानमंत्री जब रैलियां कर रहे थे, तो उस प्रधानमंत्री को जेल में क्यों नहीं ठूस दिया गया, क्यों नहीं डाल दिया गया, क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? क्या भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि कोई हो वो इस संविधान से बड़ा नहीं है, सिर्फ कहने के लिए? क्या चुनाव आयुक्त जो हैं आज भारत के, बिहार के, राज्य के, वो सब भारतीय प्रधानमंत्री एवं दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के गुलाम हैं? जब बच्ची की हत्या हुई, जिंदा जला दिया गया, क्यों नहीं यहाँ के जिला पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उन पे कानूनी कार्रवाई की गई हत्याओं के लिए? यह चुनाव आयोग का काम था, क्योंकि उस समय चुनाव आयोग ही पूर्ण रूपेण प्रशासन पे अपना आधिपत्य और संवैधानिक रूप से उनका कब्जा था। एक देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि बिहार में चुनाव था, एक राज्य में चुनाव था, तो एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को यह होना चाहिए था कि किसी को जिंदा जलाया गया है और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था सब कुछ, या उससे संबंधित जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्यों उसकी मृत्यु के बाद बात खुली और बातें राजनीतिक हो गई? बहुत ताज्जुब की बात है कि एक आईजी के कहने पे उस पे प्राथमिकी दर्ज होती है। वैशाली पुलिस अधीक्षक मनीष, जो कई बार मेरे से बातचीत हुई और उन्होंने कई बार बोला मुझे कि मेरे से पहले यहाँ पे जाम नहीं होता था, मेरे से आने से पहले कभी हत्या नहीं हुई, वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, जिसका मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप लोग को सुनवाया था। तो क्या हम यही उम्मीद रखें कि जैसे जब मर्जी करेगी इस संविधान के पावर का इस्तेमाल कर इस देश के प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन जैसे ही पूजा पर्व त्योहार आएगा, हिंदुत्व की बात आएगी, तो कहानी खत्म हो जाती है। सनातन को मारने में प्रधानमंत्री जी कहीं से कोताही नहीं बरतते।
चुनाव के अलावा उनके पास कोई विषय ही नहीं होता है जिसमें वो दिलचस्पी या उनके चेहरे पे स्माइल हो सके। चुनाव आते ही उनके अंदर बहुत विडंबना है कि प्रधानमंत्री भी लगभग 7 सालों से हैं इस देश के और कहते हैं कि देश को खतरा है वगैरह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा चुनाव में कह दिया कि 300 से ज़्यादा आतंकवादी देश में घुस चुके हैं और अब तक जेपी नड्डा को गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर एक देश का नागरिक या मैं जो अभी बोल रहा हूं, अगर मैं बोल दूं कि मुझे जानकारी मिली है कि 500 आतंकवादी देश में घुस चुके हैं, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, मुझसे दर्जनों सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा जो एक राजनीतिक पार्टी के सत्ताधारी सत्ताभोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस शख्स से अब तक एक शब्द नहीं पूछा गया। चुनाव आयोग, भारत की चुनाव आयोग, जिसे लोग टीएन सेशन के रूप में जानना शुरू किए थे, अब वह अस्तित्व मर चुका है। और वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी संस्थान और संविधान बौनी साबित हो चुकी है। मानवता जैसे धर्म की परिभाषा बदल चुकी है, परिवार जैसे शब्दों के मायने बदल चुके हैं। तो कैसे हम उम्मीद रखें कि जिसको जिंदा जला दिया गया उसको इंसाफ भी मिलेगा। याद होगा आप सभी को, योगी आदित्यनाथ भी वैशाली के लोकतंत्र उसी पावन धरती पे आए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश बिहार भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, लेकिन झूठ और फ्रेब के अलावा उन्होंने कोई भी भाषण में अच्छी बातें नहीं की। भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 10-12% वोट लेकर उन्होंने एक विधायक बना दिया, लेकिन उस विधायक ने लालगंज की धरती को यही कहा था कि यह अपराधियों की धरती है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को यह नहीं समझ में आता है कि कैसे और किस तरीके से हमें क्या बोलना है, उनकी टीम क्या बोल रही है। चुनाव की प्रक्रियाओं में बोले जाने वाले शब्द चुनाव आयोग की कभी भी संविधान के आधार पर तौल के नहीं सोचती। चुनाव आयोग से चुनाव के कराने में विश्वास रखती है, अरबों खरबों रुपए बर्बाद करने में विश्वास रखती है। चुनाव आयोग ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों के ट्रांसपोर्टेशन को ध्वस्त कर दिया। अगर चुनाव आयोग में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, सोच नहीं है, क्षमता नहीं है, तो क्यों 50-60% लोगों के लिए मतदान की प्रक्रियाओं पे अरबों खरबों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। भारत का चुनाव आयोग अगर 100% वोटिंग नहीं करा सकती है, तो ऐसे चुनाव आयोग का होना ही अपने आप में दुर्भाग्य की बात है। जो मानवता की रक्षा नहीं कर सकता, तो उसे क्यों पावर में रखा जाता है चुनाव के प्रक्रिया में। यह बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे जैसे लोग यह स्पष्ट कहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री संविधान के साथ खेल रहे हैं, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। मानवता की बात, परिवारवाद की बात नहीं हो सकती। तो आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, मत देते हैं, तो फैसला करिए। क्या चुनाव की प्रक्रियाओं के बीच किसी की हत्या को दबा देना कहां तक चरितार्थ, कहां तक सत्य है, कहां तक संवैधानिक है। इस संविधान की शपथ खाने वाले वो सभी लोग और कम से कम त्वरित कार्रवाई करते हुए वैशाली के जिला अधिकारी, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं, मुख्य रूप से पूरी शक्ति उनमें समाहित होती है। पुलिस अधीक्षक पूरा इसमें
के बागडोर संभालते हैं सुरक्षा व्यवस्थाओं की, इन्हें त्वरित रूप से 10-15 सालों के लिए सस्पेंड करके जेल में डाल देना चाहिए। ये ऐसे अपराधी हैं जो सिर्फ अपराध करने में प्रश्रय देते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि एक हत्या होने के बाद, जिंदा जला देने के बाद 10-15 दिन वो हॉस्पिटल में रहने के बाद भी चुनाव आयोग ने एक शब्द नहीं बोला। क्या कहेंगे आप? ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण की बात करते हैं। क्या हम ऐसे ही भारत माता की जय बोलेंगे? क्या हम ऐसे ही राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं? दिन रात एक करके मेहनत करके टैक्स भरते हैं और हम ही सुरक्षित नहीं हैं। आखिर टैक्स भर के राजनेताओं के, नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के अय्यासियों के लिए हम पैसा और टैक्स भर रहे हैं? क्या इस देश की गरीब जनता को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या चिकित्सा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? पूरे लॉकडाउन में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्वस्त कर देने वाले हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने अपने कुकर्मों की इतनी बड़ी गठरी पाल ली है जिसकी लिमिट शायद इस संविधान में तय कर पाना बहुत मुश्किल है। और शायद अब बिहार की जनता ईश्वर के भरोसे पे ही अपने आप को आगे देखेगी, क्योंकि पुनः केंद्र में भी वही हर्षवर्धन और राज्य में भी वही मंगल पांडे। तो अपने अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए जो भी हथकंडे आप अपना सकते हैं अपनाइए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ हवाई बात करेंगे। चुनाव आएगा, भाषणों में उनके सारे संविधान खत्म हो जाते हैं, सारे अपने वक्तव्य खत्म हो जाते हैं, उनके सारे बयान खत्म हो जाते हैं, उनकी सारी सोच खत्म हो जाती है। वो एक शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की तरह सेट पे आते हैं और अपना परफॉर्मेंस देते हैं और चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस देश से कोई लगाव नहीं है। बस इंतजार करिए इस देश के समाप्ति का। कौन संभालेगा? तो संभालने के लिए आप सभी टैक्स पेयर जो हैं तैयार रहिए। जिन्हें 1-2 रुपये किलो आटा चावल दाल मिलता है, उनको इन नेताओं ने परमानेंट विकलांग बना दिया है। और जो लोग टैक्स भर रहे हैं वह स्वावलंबी रहें, क्योंकि वैशाली पुलिस या पूरे भारत की पुलिस व्यवस्था आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है। आपको अलग से हॉस्पिटल में जाना ही पड़ता है, आपको अलग से बॉडीगार्ड रखना ही पड़ता है। तो आप अपने सभी व्यवस्थाओं को लेकर खुद तैयार रहें। इस देश को बचाने का समय आ रहा है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि वह फेंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तथ्य जो है कुछ मैं आपको इसी के साथ दिखाता हूं और आप सुनिए और समझिए कि कोरोना क्या है, क्या यह खेल है या सिर्फ एक राजनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात बीजेपी के सुपरस्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की, जिनके चुनावी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। 1 दर्जन रैलियां वो इन चुनावों में करेंगे, एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, 12 रैलियां करेंगे। ये अद्भुत नजारा है। अरे तुमने इस तुम्हारे बेटे को दिल्ली में बिठाया है, क्या वो तुम्हारी छठ पूजा की चिंता नहीं करेगा? मां छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां
छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने दूंगा। छठ पूजा तक मुफ्त राशन देने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली है। इतना ही नहीं, बिहार की लाखों बहनों के जनधन बैंक खाते में सीधे पैसे गए, उज्ज्वला का गैस सिलेंडर मुफ्त पहुंचाया गया। भाई और बहनों, आज आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उसकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सुशासन है, बिहार का बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज आप अपने आसपास देखिए, गंगा जी हो, कोसी हो या फिर दूसरी नदियां, आज जगह जगह पुल बन रहे हैं। नदियों पर पुल बहुत कम होने की जो बिहार की सदियों पुरानी समस्या रही है, वो अब सुलझ रही है।